नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के मुलाजमीन का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर मौसम सरमा की मार। और वादी में गर्म मलबूसात की खरीदारी में मजीद तेजी का दौर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, जहां बेरोजगारी की शरह काफी ज्यादा है, वहां अगर किसी को मुलाजमत हासिल हो तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगर मुलाजमत तिब्बी महकमे की हो तो जल्द ही खुशियां काफूर हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि यहां नौकरी तो है, लेकिन तनख्वाह शायद ही कभी वक्त पर मिलती हो। तिब्बी महकमे से मुताल्लिक मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लोग, जिनमें ख्वातीन की तादाद काफी ज्यादा है, काफी दिन से तनख्वाह के बिना काम कर रही हैं। और आखिर एक दिन इनका सब्र जवाब दे गया, जब इन्हें मालूम पड़ा कि पगार और उसमें इजाफे की कौन कहे। अब तो इस इदारे का ही शटर डाउन होने वाला है, यानी इन सभी की नौकरी जाने वाली है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद में सेक्रेटेरिएट दफ्तर के बाहर सड़कों पर हेल्थ वर्कर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। इनमें से बड़ी तादाद खवातीन की है। इनकी हुकूमत से मुख्तलिफ मांग है, जिसमें सबसे अहम है कि इन्हें अपनी तनख्वाह चाहिए, अपना हक चाहिए। आखिर कोई बिना पैसों के कब तक काम कर सकता है? 1 महीना, 2 महीना या फिर 3 महीना? लेकिन ये खवातीन तो 6 महीने से बिना पैसों के दिन रात काम में जुटी हैं। ये कोई बोनस नहीं मांग रही, अलग से कोई टीए डीए नहीं मांग रही। इन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी तनख्वाह से, जिसे देने में हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं और 24-24 घंटे ड्यूटियां कर रहे हैं। 12 किलोमीटर सफर बनता है मेरा डेली का। और आप यकीन जानें कि पूरे 10 साल से ज्यादा हमारी सर्विसें हो गई हैं। वहाँ पे हमें एक LHB के साथ हमारा पूरा स्टाफ चाहिए होता है, क्योंकि हम लोगों ने 24 घंटे ड्यूटी पूरी करनी होती है। वहाँ माँ और बच्चे के मामले में अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक LHB कहीं भी काम नहीं कर सकती है। हम लोगों ने अगर 24 घंटे काम करना होता है, 24 घंटे में हमारी 2 LHBs होती हैं, 2 लैब टेक्नीशियन होते हैं, 2 आया होती हैं और साथ 2 ड्राइवर होते हैं और 2 हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तब जाके हमारा स्टाफ कंप्लीट होता है। फिर हम लोगों ने इतनी लॉन्ग सर्विस करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, बगैर तनख्वाहों के 8-8 महीने हमने तनख्वाह नहीं ली है। ये लोग नेशनल हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम से ताल्लुक रखते हैं, जिसके ज्यादातर स्टाफ फीमेल हैं। इनमें से किसी की तकरूरी 5 बरस पहले हुई थी, किसी की 10 बरस पहले, तो किसी को नौकरी करते 15 बरस बीत चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान इनकी तनख्वाह देर से आने लगी। उसके बाद सैलरी आना ही बंद हो गई और फिर अचानक 250 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसी भी चर्चा है कि अब ये प्रोग्राम ही बंद किया जा रहा है। हालांकि इस बात का कोई फॉर्मल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुलाजमीन अपने मुस्तकबिल को लेकर डरे हुए हैं। अगर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता तो हम लोग उसकी जगह पे भी काम करते हैं। अगर कोई LHB मौजूद नहीं होती तो उसकी जगह पे भी हम काम करते हैं। उसके बाद हमारी अगर सैलरियां नहीं दे रहे तो ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को मुस्तकिल किया जाए। हम लोगों को फारग क्यों कर दिए इन्होंने? हमसे काम करवाए, ड्यूटियाँ करवाई, ड्यूटियाँ करवाने के बाद हम लोगों को फारग कर रहे हैं सैलरी के बगैर। आज 6-7 महीने हो गए सैलरी नहीं। मेरा 1 साल का छोटा सा बच्चा है, मैं उसको साथ लेकर ड्यूटी पे जाती हूँ। इतनी मुश्किलों से हम लोग ड्यूटियाँ करते हैं। जब ड्यूटी की बारी आती है तो हम लोगों पे सख्तियाँ की जाती हैं। मैडम कहते हैं जी आप ड्यूटियाँ करो, घर में बैठे हुए हो, ये वो है। हम लोगों को इतना जो हम लोगों पे सख्तियाँ कर रहे हैं और सैलरी भी नहीं दे रहे हम लोगों को। हमें ज़बरदस्त, हम ये कहते ही नहीं है कि हमें सैलरी दी जाए, पहले भी हमें टाइम पे नहीं मिलती थी। मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद के चक्कर काट रही इन खवातीन को अब तक मिली है तो सिर्फ कोरी यकीन दहानी। ऐसे में ये लोग अपने हक के लिए सड़कों पर न उतरें तो भला क्या करें? इन्हें मालूम है कि जब तक ये हुक्मरानों पर दबाव नहीं डालेंगी, इन्हें अपना हक नहीं मिलेगा।
इनमें से किसी का ताल्लुक कोटली से है तो कोई मुजफ्फराबाद के दूर दराज इलाके से यहाँ आई हैं, तो वहीं कुछ लोगों की वाबस्तगी मीरपुर से है। इनका ताल्लुक भले ही मुख्तलिफ अजला से है, लेकिन इनकी मांग एक है, इनकी मुश्किलें एक हैं। ये कोई बड़ी मांग नहीं कर रही, बल्कि मुस्तकिल नौकरी मांग रही हैं। आज से बर्फ शुरू होगी तो अगले मार्च में बर्फ जाके उठेगी। उस बर्फ में हम लोगों ने इतना काम किया, छोटे छोटे मेरे 9 बच्चों को हमें छोड़कर 12 बर्फ धूप में काम किया। हमारी 20,000 तनख्वाह जो हमें 6 महीने से मिलती ही नहीं है। गलियां बंद हो जाएगी, हमें भूखे प्यासे तो क्या करेंगे। 6 महीने हुए हमारी तनख्वाह नहीं मिली। 20,000 हमारी तनख्वाह है। हमें हमारी मैडम और जितनी मैडम है वो 4-4, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह लेती हैं। उनको परमिट किया जाए तो हमें निकाल दिए। हमारा क्या कसूर है, हमें बताएं। हुक्मरान ये सोचने की जहमत नहीं उठाते कि इन लोगों में कोई औरत बेवा है तो किसी के ऊपर अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिम्मेदारी है, तो किसी के बच्चे को स्कूल में फीस नहीं भर पाने की वजह से निकाल दिया गया है। अगर हुकूमत तिब्बी महकमे के लिए भी फंड का इंतजाम नहीं कर पा रही है तो भला ये कैसी निकम्मी और नाअहल हुकूमत है। इनमें से बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिनके ऊपर पूरे कुनबे की जिम्मेदारी है। बिना पैसों के ये लोग अपना गुजारा कैसे चला रही हैं, इसका सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है। इसके अलावा हुकूमत ये क्यों नहीं सोच रही कि अगर हेल्थ वर्कर्स ने काम छोड़ दिया या फिर ये इदारा बंद हुआ तो फिर देही इलाकों में तिब्बी खिदमात की सहूलियात बिल्कुल चरमरा जाएगी। भी 20 साल हो गए, अब तो हम किधर जाएंगे। जवानी हमारी इधरी गुजरी। हम जिससे हम जवान थे उस वक्त भी सेहत पे काम करते थे, अब इस उम्र में आगे अब हम किधर काम करेंगे, किस लायक होंगे। ये हम गुजारिश करते हैं वज़ीर आज़म को हमारे हाल पर रहम करके और हमको पक्का कर दे, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जब अपने कहे जाने वाले हुक्मरान ही फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो भला ऐसे में ये लोग कहां जाएं, क्या करें। तिब्बी महकमे की बदहाली की वजह से ही यहां पर काबिल डॉक्टरों की शदीद कमी है। बड़े नामचीन डॉक्टर यहां आने की बजाय पाकिस्तान में ही रहना पसंद करते हैं। जिन्हें बाहर जाने का मौका मिलता है वो बैरूनी मुल्कों में जॉब को तरजीह देते हैं। ऐसे में यहाँ की तिब्बी खिदमात, खास तौर से प्राइमरी हेल्थ सर्विस, वैक्सीनेशन, जचगी जैसे बहुत से मामले इन्हीं हेल्थ वर्कर्स के भरोसे हैं। अगर इनका काम मुतासिर होता है तो फिर यहाँ तिब का शोबा इतना बीमार पड़ जाएगा कि उसे खुद ही इलाज की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक बात तो शर्तिया तय है कि हुकूमत उतनी बदहाल नहीं है जितना वो दिखावा करती है। अगर वो चाहे तो तिब्बी महकमे में काम करने वाले किसी भी मुलाजमीन की नौकरी नहीं जाएगी। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सरमा का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत माइनस तक पहुंच गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और सर्दी का असर देखा जा सकता है। मौसम के असर से बचने के लिए वादी के दीगर बाजारों में गर्म मलबूसात की आमद साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसके फरोख्त के लिए लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। सर्दी से राहत पाने के लिए लोगों की गर्मजोशी के साथ इजाफी गर्म मलबूसात की खरीदारी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। वादी में हर शख्स को मौसम और उसमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक कपड़ों का इंतजाम करना पड़ता है। मौसम सरमा के दौरान खास तौर से अलसबा रात को होने वाली ठंड से बचने के लिए गर्मा गर्म खाने के साथ जिस्मानी गर्मी के लिए लिबास भी बेहद जरूरी होता है, ताकि सर्दी, जुकाम
اور بخار سے بچا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سری نگر کے ساتھ وادی کے مختلف علاقوں میں موجود بازاروں میں گرم کپڑوں کی بھرمار ہے اور انہیں خریدنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں اس لیے آیا کیونکہ جو آج کل کا جو موسم ہے یہ بہت ہی سردی ہے۔ یہاں پر مطلب سر کو درد ہونے لگتا ہے کیونکہ سردی زیادہ ہے، اور سردی کو بچنے کے لیے ہمیں یہاں پر ٹوپیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہاں پر جو بھی مطلب ہمیں سردی سے بچنے کے لیے مطلب جو بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہم یہاں پر لے سکتے ہیں۔ وادی میں ان دنوں چلے کلاں کا دور دورہ ہے۔ بازاروں میں نئے نئے ڈیزائن کے ٹوپی، مفلر، داستانے، جیکٹس، سویٹرز، کوٹ، شال اور گرم جرابیں آئی ہوئی ہیں جو یہاں کی برف باری اور ٹھنڈی ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ یہاں کئی خریدار ایسے بھی ہیں جو ایک بار تھوڑا مہنگا ہی صحیح لیکن اچھی کوالٹی کا گرم کپڑا استعمال کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا گاہکوں کی مانگ کو دیکھتے ہوئے دکانداروں نے اپنی دکان اور پورے بازار کو نئے گرم ملبوسات سے سجایا ہوا ہے۔ لوگوں کو اچھی ہی چیزیں چاہیے، برانڈڈ چیزیں چاہیے۔ پبلک یہاں پر اچھے سے اچھی کوالٹی ڈھونڈتی ہے۔ پبلک کو اگر ہم کہتے ہیں 150 کا ہے، پبلک کہتی ہے ہمیں 200 کا دو مگر چیز اچھی دو، تو یہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے، موسم سرما سے بچانے کے لیے مہنگی سے مہنگی چیزیں لوگ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم ونٹر میں صرف یہی آئٹم بیچتے ہیں، ونٹر کے گرم آئٹم بیچتے ہیں ہم، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے مسی وغیرہ، لیدر کی مسی، یہ سب چیزیں ہم بیچتے ہیں۔ کڑاکے کی سردی سے بچنے میں کشمیر کی روایتی پوشاک فرن ہمیشہ سے ہی کراماتی ثابت ہوتی آئی ہے۔ لوگ گھر اور باہر ہر جگہ کام آنے والے فرن کو پہن کر سردی کو دور بھگاتے ہیں، لہذا مختلف گرم ملبوسات کے ذریعے اس سرد موسم میں خود کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ کورونا وبا کے دوران اور اس کے بد اثرات کو کم ہونے کے بعد بھی چہرے، خاص طور سے ناک اور منہ کو ڈھکنے کے لیے لوگ طرح طرح کے ماسک کا استعمال کر رہے ہیں۔ جی بالکل، نئے نئے ڈیزائنز بھی آ گئے ہیں، نیا فیبرک بھی آیا ہے مارکیٹ میں، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کو استعمال کرے، ان کو پرکھے کہ کیسا ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کو پرکھے تبھی ہم کسی چیز کی حقیقت جان سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علاج سے بہتر ہے احتیاط۔ شدید سردی کے موسم میں روزمرہ زندگی کا نظام معمول کے مطابق چلتا رہے، اس کے لیے لوگ گرم کپڑوں کے علاوہ موافق اور صحت مند غذا پر بھی کافی توجہ دیتے ہیں۔ اس موسم میں وادی کشمیر کا محبوب پکوان ہریسہ کو بڑے ہی چاہت سے کھانا عوام کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے۔ اس دوران ریستوراں والوں کے علاوہ گرم اور اونی ملبوسات کے کاروبار میں کافی اچھال رہتا ہے، جو اس سال بھی جاری ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ شبیر میر شینا نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے تاریخی کونی داس پل کو بلاک کرنے کے لیے دیوار کھڑی کی جا رہی ہے۔ تعجب ہے، اگر پیدل چلنے والوں کو روکنا ہی اس کا مقصد تھا تو پھر کنکریٹ کی اونچی دیوار کیوں، جبکہ اس کے لیے دوسرے متبادل بھی عمل میں لائے جا سکتے تھے۔ بختاور شاہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت ایک طویل عرصے سے ہمیں دھوکہ دیتی آئی ہے، انہیں کشمیر چین کو بیچنے کے لیے چاہیے۔ یہ لوگ گلگت بلتستان کے عوام کو بے وقوف بناتے رہے ہیں۔ ارم ایس خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان حکومت نامنتخب کوارڈینیٹرز کے ذریعے اس وقت پلاسٹک فری کا اعلان کرنے جا رہی ہے جب گلگت بلتستان کی پوری آبادی کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے۔ ابھی بھی کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہوٹل والے اور رسوخدار جنریٹروں کا استعمال کر رہے ہیں اور گلیشیئرز کے قریب کوڑا جلایا جا رہا ہے۔ انفارمیشن اینڈ پی آر JNK نے ٹویٹ کیا ہے کہ ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری نے جگتی مائیگریٹ کیمپ میں اسپورٹس کارنیول کی شروعات کا اعلان کیا۔
स्पेशली एबल्ड पैरा एथलीट्स को फैसिलिटेट करने के लिए खास व्हील चेयर रेसिंग ट्रैक की तामीर। जिंदादिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि मकामी ख्वातीन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से उम्मीद मंसूबे को क़याम अमल में लाया गया है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों की ख्वातीन आगे आ रही हैं। गांदरबल की हलीमा बेगम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ते हुए अपनी माली हालत को बेहतर बनाया। एहसास कश्मीर ने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि क्या आप दरांग वाटरफॉल के खूबसूरत नजारे का गवाह बनना चाहेंगे? आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। तरफ इमरान खान अभी भी मोदी की तारीफें कर रहे हैं। वफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहा कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान ही मोदी ने आर्टिकल 370 और 35 को खत्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर हमला किया। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत में मुसलसल भारत का जिक्र हो रहा है और इस दौरान बयानबाजी और प्रोपागेंडा का दौर जारी है। पाकिस्तान की पार्टियां आपसी रस्साकशी में एक दूसरे को खुद को बेहतर साबित करने के लिए कभी कश्मीर तो कभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। इन सब बयानबाजी को जियो टीवी अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर भारत के खिलाफ जोरदार खबर के तौर पर ब्रॉडकास्ट करता रहता है। मौजूदा मामला जो कि बड़बोले सियासतदान बिलावल भुट्टो से जुड़ा है, उसमें भी चैनल अपनी तरफ से बिलावल को सही और इमरान को गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसमें किसी न किसी तरीके से भारत का हवाला देने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा अब उरूज पर आ रहा है। रह रहकर होने वाली बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। इसके चलते हो रहे नुकसानात से अवाम उबरने की कोशिश में जुटे हैं। ये लोग अपनी मदद आप के तहत मुसलसल कोशिश में जुटे हुए थे और इन्हें उम्मीद भी थी कि हुकूमत भले ही हमारी मदद ना करे, लेकिन हम लोग खुद ही इतनी सलाहियत रखते हैं कि नुकसानात को बर्दाश्त कर लेंगे। मगर कुदरत ने मानो इनके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा है। यहाँ सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही बीमारियों ने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद रोज बढ़ रही है और अस्पतालों में इन्हें सही इलाज दस्तयाब नहीं हो रहा है। इसके अलावा ठंड की वजह से होने वाली मुश्किलें तो पहले से ही मुसीबतों का सबब बनी हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जानलेवा सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अब बारी है जानलेवा बीमारियों के दौर की। टीबी और अपेंडिक्स जैसी बीमारियां मकामी बाशिंदों को अपना शिकार बना रही हैं। वहीं बदतरीन सूरत हाल का शिकार शोबाए सेहत ऐसी बीमारियों का इलाज और राहत फराहम कराने में बुरी तरह से फेल हो चुका है। अवाम तक जान बचाने वाले अद्वियात और इलाज के लिए जरूरी साजो सामान की शदीद किल्लत है। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम जहां एक तरफ ऐसी जानलेवा बीमारियों में मुब्तला है, तो वहीं दूसरी जानिब यहाँ के अस्पताल महज दिखावा भर मालूम होते हैं, क्योंकि वहाँ इलाज के सामान और अद्वियात का बुहरान है। वहाँ से हम बर्फ के इस मुसीबत में कभी उठा के कभी गाड़ी को धक्का दे के बड़ी मुश्किल से हम 4 घंटे वहाँ से यहाँ 4 घंटे में यहाँ 3:30 बजे पहुँचा है। और इधर आया देखा तो डॉक्टर सर्जन नहीं है मौजूद और हमें परेशानी की हालत में है कि हम इसको अब कहाँ ले जाऊँ। आम बरसों के मुकाबले इस बार बर्फबारी देर से शुरू हुई। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके नवंबर तक बर्फ की सफेद चादर से ढक जाते थे, इस बार उन्हें मिड ऑफ दिसंबर के बाद तक इंतजार करना पड़ा। इसके साथ ही दर्जाए हरारत तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा है। बालाई इलाकों में टेम्परेचर 0 तक पहुंच चुका है और इनके साथ ही आवाम की एक बड़ी तादाद बीमार पड़ गई और मजबूरन इन्हें अस्पतालों का रुख करना पड़ा। लेकिन वहां जाकर इनकी परेशानियों का असली दौर शुरू हुआ। हम उस उम्मीद से आया था यहाँ इलाज हो जाएगा और हमें सुकून मिलेगा। अब सुकून की जगह पे अभी हमें बदसुकून होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब रिफर करके हम कहाँ ले जाएगा।
इधर से कर्जों का बिल्कुल मोमिन बंद है, वहाँ ट्रैफिक जाता ही नहीं है और हमें परेशानी की हालत में है। डॉक्टर मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ डॉक्टर सर्जन होना चाहिए। इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो फिर हमें उस गांव से इतना दूर मसाफत से आते हैं तो हमें इस चीज़ की सहूलियत मिलेगा यार। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आके हमें कुछ हमारा उम्मीद था, वो उम्मीद अभी हमारा टूट गया। अभी हम परेशानी की हालत में हैं। गिलगित के जिला अस्पताल में आप डॉक्टर्स की पर्ची दिखाने जाते हैं तो बताया जाता है कि फलां अद्वियात स्टॉक में नहीं है, उसे बाहर से फरोख्त करना पड़ेगा। मरीज के लवाहिकीन अपनी बात इंतजामिया और अहलकारों तक पहुंचाते हैं, लेकिन सिवाय अद्वियात मिलने की यकीन दहानी के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। मुसीबत इसलिए भी काफी ज्यादा है क्योंकि लोगों को सहूलियात न होने की वजह से जब एक अस्पताल से दूसरी जगह रेफर किया जाता है तो बर्फबारी से बंद पड़े रास्तों की वजह से लोग दूसरी जगह पहुंच भी नहीं सकते। हुकूमत की नाअहली से परेशान अवाम आखिरकार एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहता हूं कि जब तक बिजली यासीन के लोगों की जरूरियात मुकम्मल करने के बगैर कहीं भी दोगे, हम तुम्हें करने नहीं देंगे। अवाम का ख्याल रखना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह होती है, क्योंकि जब अवाम सेहतमंद होंगे तो उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी और उनकी बुनियादी जरूरत पूरी होती रहेगी, तभी मुआशरा आगे बढ़ेगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को दूसरे बुनियादी इंसानी हुकूक की तरह कुदरती आफत के वक्त मिलने वाली सहूलतों से भी महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तानी इंतजामिया को यहाँ के अवाम की कोई परवाह नहीं। कुदरती आफत हो या इंसानी बुहरान, पाकिस्तानी हुकूमत का मकसद तो महज इस्तेहसाल है जो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में कड़कड़ाती ठंड से बेहाल मुसीबत ज़दा आवाम की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर से वापस चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर तामीर व तरक्की, माहौलियात की बेहतरी और इलाकाई सियाहत को फ़रोग देने पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ हिफाजती अमले की तरफ से मुश्तरका ताउन दिया जा रहा है। इसकी मिसाल घराना वेटलैंड में मुनक़िदा बर्डिंग फेस्टिवल से मिलती है, जिसे कामयाब बनाने के लिए महकमा सियाहत और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक साथ अमल पैरा हुए। बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी कंपटीशन का ये प्रोग्राम सिर्फ शुरा की जानकारी बढ़ाने भर तक महदूद नहीं था, बल्कि इसके जरिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना भी था। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जम्मू खित्ते का मशहूर घराना वेटलैंड, जो मौसम सरमा के दौरान दुनिया भर के बेहद सर्द इलाकों के परिंदों का आरामदेह और पसंदीदा आशियाना है। ये इलाका सयाहों में भी काफी मकबूल है। इसकी मकबूलियत को मजीद बढ़ाने के लिए महकमा सियाहत और हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की नई कड़ी में यहाँ बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में परिंदों से मोहब्बत करने वाले और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों ने शिरकत की। ये इको टूरिज्म और ये बर्डिंग पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराई है जम्मू टूरिज्म ने, और ये इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अहम एक इवेंट है। इससे न केवल इस इलाके की पहचान पूरी दुनिया में आएगी, बल्कि यहाँ के बॉर्डर पॉपुलेशन की इनकम में भी इजाफा होगा। अगर यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो बट नेचुरल है कि यहाँ पर बाकी होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट बिजनेस, ये सब आगे बढ़ेगा, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत और बहुत अच्छी एक पहल है टूरिज्म डिपार्टमेंट की। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को कुदरत ने अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। इनमें यहाँ के वेटलैंड्स शामिल हैं, जहाँ दुनिया के सर्द तरीन इलाकों से आए परिंदे पनाह गुज़ीर होते हैं।
جس کے چلتے یہاں کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ سرحد سے متصل اس علاقے میں حالیہ ایونٹ کے دوران شائقین نے مہمان پرندوں کی خوبصورتی کو دل بھر کر دیکھا اور ان کے بارے میں مزید جانکاریاں حاصل کیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ سیاحت اور BSF کے اشتراک و تعاون سے ہونے والا یہ پروگرام اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس سے ایکو ٹورزم کو مزید فروغ ملے گا اور زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اس جانب راغب کیا جا سکے گا۔ آج یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے تھے، ٹورسٹ آئے تھے، جن کا کام تھا آج فوٹوگرافی کرنا۔ بیسیکلی یہاں پہ ایک پینٹنگ فوٹوگرافی کمپٹیشن تھا جس میں ہمیں برڈس کے فوٹوگرافس لینے تھے۔ تو آج یہاں پہ ہم کو دیکھنے کو ملے ہیں ایگریٹس اور بار ہیڈڈ گیز۔ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ برڈ واچنگ قدرت کو اور زیادہ قریب سے دیکھنے کا سنہرا موقع ہے، جس سے شائقین بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بات اگر جموں کشمیر کی ہو تو یہاں پرندوں کی تعداد موسم کے مطابق کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور سچیت گڑھ کے اوکٹرائی پوسٹ کے نزدیک موجودہ ایونٹ کی بات ہو تو اس دوران ثقافتی پرفارمنس بھی دیکھنے کو ملی۔ روایتی پوشاک میں ملبوس لڑکیوں نے رقص و موسیقی کے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ گھرانہ ویٹ لینڈ میں اس سیزن میں جو باہر سائبیریا یا ادر جو کنٹریز ہیں، جب وہاں کولڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ مائیگرینٹ برڈز وہاں سے اڑ کر یہاں آ جاتے ہیں۔ یہاں صرف ان کو اچھا لگتا ہے، جو ہمارا گھرانہ ویٹ لینڈ ہے وہاں وہ دن کو رہتے ہیں اور شام کو میڈوز وغیرہ میں چلے جاتے ہیں۔ موجودہ وقت میں انتظامیہ کی جانب سے ایکو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے منصوبہ سازی کی جا رہی ہے اور باضابطہ طور پر منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اس کے تحت جموں کشمیر میں موجود نیشنل پارکوں، وائلڈ لائف سینچریز، ویٹ لینڈ ریزروز اور کنزرویشن ریزروز میں رہنے والے جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کرنے کا کام جاری ہے، جس سے انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ترقی کے ساتھ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھا جا سکے اور مستقبل میں لوگوں کے مزاج میں قدرت کے تئیں تجسس پیدا کیا جا سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔